तो अब हम अभी तक हमने जो देखा वो देखा इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पोजीशन पे देखा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखा। एक्सियल पोजीशन पे कितना आया था 2 kp/r³ अप्रोक्सीमेट वाला जो फॉर्मूला था। और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही थी जो कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी पूरी एक्सिस पे एक्सेप्ट बिटवीन द चार्जेस। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आपका आया था -kp/r³। और माइनस साइन ये बता रहा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट है। क्लियर। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पोजीशन। एक ऐसी पोजीशन लेंगे ना वो एक्सियल पोजीशन होगी नहीं वो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, एक जनरल पोजीशन होगी और वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक। तो देखिए आप, जैसे मान लिया ये आपका चार्ज -q चार्ज है, ये आपका +q चार्ज है। ठीक। और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है 2l वो सेपरेशन है। और इसके सेंटर से कहीं यहाँ पे, ठीक, कोई जनरल पोजीशन है, ना एक्सियल पोजीशन है नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन है, कोई पोजीशन है जो कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है और कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए। ठीक है। डायपोल अभी आपका स्मॉल डायपोल है। डायपोल जो है वो कैसा है, स्मॉल डायपोल है, मतलब वो कंडीशन आपकी चली रही है, स्मॉल डायपोल है मतलब वो अप्रोक्सीमेशन वाली कंडीशन चल रही है, r इज मच मच ग्रेटर देन l वाली कंडीशन। ठीक। तो इसको कैसे टैकल कर रहे हैं वो आप समझिए। हम क्या कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि ये -q से +q, ये हमने मान लिया डायपोल मूवमेंट है p। आराम समझिए, ये डायपोल मूवमेंट हमने मान लिया p, वेक्टर p। p की वैल्यू क्या होती है, तो p का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, q इंटू 2l। और p सिंस वेक्टर है तो p को हम वेक्टर्स की तरह रिजोल्व भी कर सकते हैं, p cos थीटा p sin थीटा। तो p का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन के अलोंग होगा, r के अलोंग होगा, इस तरफ जो कंपोनेंट होगा p का, इस तरह से, ये तो थीटा एंगल पे है p का कंपोनेंट, तो ये तो बनेगा आपका p cos थीटा। और जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जो ये वाला कंपोनेंट होगा, वो बनेगा p sin थीटा। ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम वेक्टर्स की तरह रिजॉल्व भी कर सकते हैं। थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो sin थीटा कंपोनेंट होता है। तो p वेक्टर ये था, इसका थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट हमने लिया वो p cos थीटा लिया और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट लिया p sin थीटा लिया। तो अब हमारे पास एक डायपोल नहीं है, अब हमारे पास दो डायपोल हो गए। एक डायपोल हो गया p cos थीटा मूवमेंट का और एक डायपोल हो गया जिसका मूवमेंट p sin थीटा। दो डायपोल हो गए और उन दोनों डायपोल की वजह से आपको इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि p cos थीटा अगर आप देखोगे तो p cos थीटा की वजह से वो पोजीशन एक्सियल पोजीशन नजर आएगी आपको, क्योंकि p cos थीटा की जो डायरेक्शन है, p cos थीटा की जो एक्सिस है उसी के अलोंग वो पॉइंट लाई कर रहा है। तो p cos थीटा की वजह से वो पोजीशन कैसी है, एक्सियल पोजीशन। और p sin थीटा अगर आप देखोगे तो p sin थीटा इस तरह से, तो उसके लिए ये जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होगी। तो p sin थीटा के लिए वो जो पोजीशन आएगी वो इक्वेटोरियल पोजीशन आएगी। और एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के फॉर्मूले हमको पता है। तो पहले एक्सियल का लिखते हैं, p cos थीटा की वजह से एक्सियल कितना होगा, एक्सियल। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिधर डायपोल मूवमेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है 2kp/r³। तो ये बनेगा 2k, p की जगह क्या लिखोगे, p cos थीटा/r³। ठीक, ये हो गया p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा p sin थीटा की बात करते हैं। तो p sin थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन है। तो p sin थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके अपोजिट होगा, p sin थीटा के अपोजिट होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा। और वो कितना होगा, तो वो होता है kp/r³। तो p की जगह लिखेंगे k, 2 नहीं आएगा, kp/r³। तो k और p की जगह क्या लिखोगे, p sin थीटा, kp sin थीटा/r³। क्लियर। ये p cos थीटा है, ये p sin थीटा है, हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं। p cos थीटा की वजह से ये पोजीशन आपकी एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल का फॉर्मूला लगा दिया हमने। और p sin थीटा की वजह से ये जो पोजीशन है वो इक्वेटोरियल है, तो उसमें हमने इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा दिया। डायरेक्शन भी हमने सेटल करी है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, तो उसी तरफ बना दिया है।
और इस पी साइन थीटा की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो पी साइन थीटा के अपोजिट होगा, वो भी हमने बना दिया। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एकदम बीचों बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं है। एक में 2 है, एक में 2 नहीं है, और एक में cos थीटा, एक में sin थीटा है। बट ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो रिजल्टेंट पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो कहीं दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ आने वाला है ये, ठीक है। ई नेट कितना आएगा? ई नेट आराम से देखिए, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। पाइथागोरस में तो यही होता है, 90 डिग्री पे हैं दोनों। अंडर रूट ऑफ E1 कितना है? तो वो है 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर। तो इसमें क्या भार आ जाएगा? तो ये आपका k भार आ गया, p भार आ गया, k भार आ गया, kp और r क्यूब भार आ गया, kp बाई r क्यूब भार आ गया। अंदर जो बचा अंडर रूट के अंदर 2 cos थीटा का स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक साइन स्क्वायर और एक cos स्क्वायर मिलके तो 1 बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा k p बाई आर क्यूब, एक cos स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर तो मिलके हो गया 1, और बचा यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये बचा आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड है ये kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझिए, अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और थीटा की हम अगर दो स्पेशल वैल्यू लें तो यही फॉर्मूला एक्सियल के लिए भी ट्रू होना चाहिए और यही फॉर्मूला इक्वेटोरियल के लिए भी ट्रू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने थीटा लिया 0 डिग्री, तो अगर आप सोचो यहाँ पे अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या ये जो लाइन है एक्सियल पोजीशन पे नहीं आ जाएगी? थीटा 0 हो गया मतलब ये जो पूरी लाइन है एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगी। तो एक्सियल पोजीशन का जो फॉर्मूला था 2kp अपॉन आर क्यूब वो यहाँ से आना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं, थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री डालोगे यहाँ पे, cos 0 1 होता है, तो 3 + 1 4 हो गया, अंडर रूट लगाओगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2kp अपॉन आर क्यूब आ रहा है, ठीक है, यानी एक्सियल पोजीशन के लिए ये काम कर रहा है। अब अगर इक्वेटोरियल पोजीशन सोचें इसी फॉर्मूले से, तो इक्वेटोरियल पोजीशन तो इसके परपेंडिकुलर पोजीशन होती है, तो थीटा आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा अगर हम 90 डिग्री डालेंगे तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो यहाँ तो सिर्फ 1 बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 1 ही होता है। तो आ गया फॉर्मूला आपका आ गया kp अपॉन आर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है वो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए एक्सियल का फॉर्मूला दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए इक्वेटोरियल का फॉर्मूला दे रहा है, ठीक। दोनों के लिए वैलिड है, तो हमने ये चेक कर लिया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की कि इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो यहाँ समझते हैं, ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर है, ये जो लाइन है जहाँ पे आपने वो पॉइंट है जहाँ पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे मैंने कहा कि चलो उससे ये अल्फा एंगल पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। अल्फा एंगल आपको समझ में आना चाहिए, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन से अल्फा डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अल्फा कैसे फाइंड करेंगे? tan अल्फा, तो tan अल्फा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ आप समझ लीजिए ढंग से, tan अल्फा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम डायरेक्शन लिखते हैं tan अल्फा, यहाँ लिखते हैं tan अल्फा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो मुझे लगता है kp और r क्यूब, और kp और r क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर में बचने वाला है सिर्फ साइन थीटा अपॉन, और यहाँ जो बेस में है बचने वाला है सिर्फ 2 cos थीटा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan अल्फा की जो डायरेक्शन आ रही है वो आपकी आ रही है tan थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ ऐसा मत कर देना कि tan से tan कैंसिल करके थीटा अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 कर दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो 2 है वो थीटा के साथ अंदर नहीं है। तो अगर आपको अल्फा निकलना होगा कि अल्फा कितना होगा, जगह बना के लिखते हैं थोड़ा सा, अल्फा अगर लिखना होगा अल्फा कितना होगा, तो अल्फा आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 2। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो जो लाइन कनेक्टिंग, हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन पूछी जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, तो इसमें ये थीटा ऐड भी हो जाएगा।
अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन से या डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से पूछा जाएगा कि डायपोल मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ऊपर की तरफ है, कितना एंगल बना रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा थीटा प्लस एल्फा। हमने जो एंगल निकाला वो निकाला जो पॉइंट कनेक्टिंग, उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन है आर, जो वेक्टर है, जो आर है, जो पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, उससे कितने एंगल पे अल्फा, तो अल्फा कितना आया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। क्लियर।